हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उस चैप्टर का नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता देता हूँ कि वैसे तो ये जो चैप्टर है सबसे लास्ट में ही पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि ये इतना इजी चैप्टर नहीं है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि पूरे के पूरे इंटरमीडिएट लॉ में समझने के लिहाज से ये सबसे थोड़ा सा टिपिकल चैप्टर है। क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं, कोई अगर कॉन्सेप्ट है और उसमें एक रूल है, तो चाहे वो इजी है रूल, चाहे वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वहाँ परेशानी नहीं होती है। ये मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। लेकिन जहाँ कोई रूल ही नहीं है वहाँ उन्हें बड़ी परेशानी अनुभव होती है। स्टूडेंट कहते हैं सर हमें एक चीज़ बता दो क्या करना है, जबकि ये जो चैप्टर है उसमें एक चीज़ नहीं बताई जा सकती है। तो आज मैं केवल एक इंट्रोडक्शन पार्ट ही लूँगा इसका, जिससे आपके माइंड में ये बैठ जाए कि इस चैप्टर की ज़रूरत क्यों है और किन लोगों को ज़रूरत पड़ती है। ये पहले जो चैप्टर था सीए फाइनल लेवल पर था, और इसका मतलब जो सबसे लास्ट स्टेज है सीए की, जब बच्चा हर तरीके से हर तरह का लो पढ़ चुका है उसके बाद ही चैप्टर पढ़ना पड़ता था। लेकिन अब वहाँ से उठा के से सीए इंटरमीडिएट में ला दिया गया है, तो ये अन्याय है बच्चों के साथ। क्योंकि जहाँ तक समझने की बात है तो कुछ समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। और कभी भी किसी भी टीचर की क्लास देखिएगा तो सबसे लास्ट में ये चैप्टर कराया जाएगा, क्योंकि जब तक बच्चों में कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, चलिए कोई बात नहीं, 90-95% हमें सिलेबस अच्छी तरह समझ में आ गया है, 5-7% नहीं भी आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अदर लॉ पहले उठाया है, कंपनी एक्ट बाद में उठाऊँगा। ज़्यादातर टीचर कंपनी एक्ट पहले उठाते हैं, फिर अदर लॉ उठाते हैं। अदर लॉ में भी सबसे लास्ट में ये चैप्टर कराया जाएगा। तो ऑलमोस्ट आपका सीए इंटरमीडिएट का सारा सिलेबस ख़त्म हो चुका होता है। तो एक कॉन्फिडेंस बन जाता है बच्चे में कि 5-7% का रह गया। क्योंकि जो जनरल क्लोज एक्ट है और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट है, ये बहुत ज़्यादा मार्क्स का तो नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि अब मैंने अदर लॉ उठाया है पहले, तो मैं इसे पहले करा रहा हूँ कि आपका 40 नंबर का जो सिलेबस है वो तो कम से कम कंप्लीट हो। लेकिन स्टार्ट करने से पहले ये ज़रूर मैं बता दूं आपको कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी जितना भी 19-20 समझ में आए, कुछ बच्चों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ सकता है, कुछ को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसे एक बार आप कर लें, उसके बाद जब कंपनी लॉ भी ख़त्म हो जाए उसके बाद दोबारा कर लें, तो एक बार में नहीं आएगा, 2 बार में आएगा, 2 बार में नहीं आएगा, 3 बार में आएगा। तो रिकॉर्डेड क्लास की यही खूबसूरती है कि आप अपने तरीके से कितनी बार भी इसे कर सकते हैं। अब बेसिकली चैप्टर है क्या, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट है वो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। सारे के सारे नोट्स जो हैं मैं आपको इसमें दे ही रहा हूँ, और बाकी आपके जो ऐप है उसमें भी आपको मिल जाएंगे ये नोट्स आपके। बेसिकली इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट जो है वो 2 वर्डों से मिलकर बना हुआ है। एक तो इंटरप्रिटेशन और दूसरा स्टैट्यूट। अब बात ये आती है कि सर ये इंटरप्रिटेशन क्या है, इंटरप्रिटेशन किसे कहते हैं और स्टैट्यूट किसे कहते हैं। इंटरप्रिटेशन बेसिकली क्या है कि लॉ मेकर्स की जो इच्छा है, यानी कि लॉ मेकर्स जो सोचते हैं, विलिंगनेस है, उसे डिकोडिंग करना, इसे कहा जाता है इंटरप्रिटेशन। यानी कि जो लॉ मेकर्स ने लॉ बनाया है वो क्या सोच के बनाया है, उस चीज़ को डिकोड करने को कहा जाता है इंटरप्रिटेशन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैं थोड़ा सा लाइन का गैप थोड़ा ज़्यादा हो गया है, मैं थोड़ा कम कर देता हूँ लाइनों का गैप। तो इंटरप्रिटेशन क्या है, बेसिकली डिकोडिंग करना। स्टैट्यूट क्या है, स्टैट्यूट आपने एक वर्ड सुना होगा लॉ, एक वर्ड सुना होगा एक्ट। तो आज मैं एक्ट और लॉ में भी डिफरेंस करूंगा आपके लिए। स्टैट्यूट और जो लॉ है वो इंटरचेंजेबल है। स्टैट्यूट वर्ड यहाँ जरूर यूज हो रहा है, लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें जो वर्ड यूज हो रहा है वो है लॉ। तो लॉ या स्टैट्यूट इंटरचेंजेबल है वर्ड, और एक्ट एक अलग सेपरेट चीज़ है। अभी तक आप एक्ट सुनते हुए आते हैं
और एक्ट और लॉ में कोई फ़र्क नहीं करते, ना ज़रूरत है फ़र्क करने की, ऐसा नहीं है कि ज़रूरत है। लेकिन जब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो हमें एक ब्रॉडर सेंस में पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड लॉ। ऐसा नहीं है कि जो फ़र्क है आपको हर जगह ही करना है, ये बहुत समझदारी से डिसीजन लेने वाली बात होती है कि डिफरेंस है दो चीज़ों में, मैं भी कह रहा हूँ ये डिफरेंस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको हर जगह वो फ़र्क लेना है। जैसे एक टर्मिनोलॉजी मैं आपको बताता हूँ, शेयर होल्डर एंड मेंबर। एक आम आदमी से पूछें तो शेयर होल्डर मेंबर एक ही बात है, लेकिन जब हम कंपनी एक्ट पढ़ेंगे तो एक लिटिल बिट डिफरेंस है कि शेयर होल्डर कौन होते हैं, मेंबर कौन होते हैं, लेकिन वो डिफरेंस जहाँ यूज होना है ठीक है वहाँ यूज कर लीजिए आप, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे कंपनी एक्ट पढ़ते वक्त भी हमें उस चीज़ को ध्यान रखना है। हमें पता होना चाहिए कि एक डिफरेंस है, तो जहाँ उसकी जरूरत पड़ती है डिफरेंस की वहाँ हम करेंगे, और जहाँ जरूरत नहीं पड़ती वहाँ हम डिफरेंस नहीं करेंगे। एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, अभी मैं जस्ट रिसेंटली आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ख़त्म करा के आया हूँ। आप प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में अकाउंट्स में भी पढ़ते हैं, तो अकाउंट्स में जो पर्पज है वो बेसिकली क्या है कि व्हाट इज़ द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। उसका पर्पज ये नहीं है कतई कि आप उसके लीगल पहलू को पहचानें, तो वहाँ पर हर तरह का क्वेश्चन, किसी भी बुक को उठा कर देख लीजिए कि एक व्यक्ति ड्रॉअर जो है ड्रॉई को गुड्स सेल करेगा और ड्रॉअर फिर ड्रॉई के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज लिखेगा, एक्सेप्ट करा के भेज देगा उसे। तो क्या ये रूल है वास्तव में लॉ में? लेकिन जब आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ते हैं वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये अंतर पता होना चाहिए कि व्हाट इज द एग्जैक्ट लॉ इन रेस्पेक्ट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉमिस नोट। लेकिन वही डिफरेंस आपको अकाउंट पढ़ते वक्त पता हो, ये जरूरी नहीं है, इररेलेवेंट है वहाँ के लिए। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कि किस एक चीज़ एक जगह के लिए वो चीज़ रेलेवेंट हो सकती है और एक जगह के लिए वो चीज़ इररेलेवेंट हो सकती है। सारे के सारे नोट्स मैं यहाँ बनवाऊँगा ही बनवाऊँगा, लेकिन ज़्यादा समय ना लगे, तो जो भी मैं लिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, उसकी PDF फॉर्म में जो फाइल है आपकी रिकॉर्डिंग के साथ पहुँच जाएगी। रिकॉर्डिंग अलग पहुँचेगी और ऐप के थ्रू आपका PDF फाइल अलग पहुँच जाएगी। तो इससे क्या है कि जो मेरा यहाँ समय लगता है लिखाने में, तो वो ज़्यादा आपका खर्च नहीं होगा। कुछ चीज़ें तो लिखाऊंगा मैं भी लिखूंगा समझाते वक्त, वो तो ख़त्म लगना ही है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो मुझे लिखानी हैं नोट से अलग, तो वो सारा यहाँ पर आपको केवल रीडिंग मैं कराऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, डिस्क्राइब करूंगा, लेकिन उतारने का समय मैं आपको नहीं दूंगा ज़्यादा। तो आप उसे क्या कर सकते हैं, जब PDF फाइल है तो उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, उसमें एक एक नोट्स होगा आपका, बिल्कुल पूरे के पूरे नोट्स इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के, जनरल क्लोज एक्ट के मैं खुद ही बनवा रहा हूँ आपको। तो इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। पहले हेडिंग ही डाल लेते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट ये दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एक तो इंटरप्रिटेशन और दूसरा है स्टैट्यूट। इंटरप्रिटेशन और दूसरा स्टैट्यूट। अब बात ये आती है कि सर इंटरप्रिटेशन क्या है? इंटरप्रिटेशन क्या है? एक लॉ मेकर्स की जो लॉ मेकर्स ने लिखा है उस इच्छा को डिकोड करना, यानी कि उसका मतलब निकालना, उसे कहा जाता है इंटरप्रिटेशन। तो लिखिएगा, तो मीन्स डिकोडिंग, मीन्स डिकोडिंग, किस चीज को डिकोडिंग कर रहे हैं? डिकोडिंग द लॉ, डिकोडिंग द लॉ और फाइंडिंग आउट, और फाइंडिंग आउट द मीनिंग ऑफ द रूल्स ऑफ लॉ। यानी कि जो लेजिस्लेटिव पावर है, जिनके पास लॉ बनाने की पावर है, तो उनकी जो मीनिंग है, उन्होंने क्या सोच के लिखा हुआ है,
उस चीज को डीकोड करना, उसे कहा जाता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन कौन करता है, किसके पावर है, वो हम बात करते हैं। स्टैट्यूट क्या है, एक रिटन विल ऑफ द लेजिस्लेचर, यानी कि जो लेजिस्लेचर मेकर ऑफ लॉ अपनी इच्छा को लिखते हैं, उनकी इच्छा क्या है, तो उस चीज को कहा जाता है स्टैट्यूट। स्टैट्यूट थोड़ा ब्रॉडर सेंस में लिया जाता है। स्टैट्यूट को आप, मैंने जैसे बोला, लॉ भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टैट्यूट वर्ड इस्तेमाल नहीं करता है, वो वर्ड इस्तेमाल करता है लॉ। लेकिन स्टैट्यूट और एक्ट में, या लॉ और एक्ट में एक लिटिल बिट डिफरेंस है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टैट्यूट क्या है? स्टैट्यूट है एक रिटन विल, किसकी रिटन विल? ऑफ लेजिस्लेचर। इधर आप साथ के साथ कॉपी कर सकते हैं। रिटन विल ऑफ लेजिस्लेचर, स्टैट्यूट का है विदाउट, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विदाउट कंसीडरिंग, किस बात को कंसीडर किए बिना? फ्रॉम सोर्स, रिटन विल ऑफ द लेजिस्लेचर विदाउट कंसीडरिंग फ्रॉम सोर्स। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा इस चीज को। रिटन विल ऑफ द लेजिस्लेचर विदाउट कंसीडरिंग द सोर्स फ्रॉम विच दे एमनेट। अब इस चीज को देखिएगा, जैसे पार्टनरशिप एक्ट डिस्क्राइब पार्टनरशिप एक्ट डिड नॉट प्रेस्क्राइब द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर। पार्टनरशिप एक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ कि पार्टनरशिप एक्ट में कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम पार्टनर हो सकते हैं। मिनिमम 2 हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ संख्या पार्टनरशिप एक्ट में नहीं बताई गई। लेकिन बट इट इज सेक्शन 464 ऑफ द कंपनी एक्ट विच प्रेस्क्राइब दैट कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन ए पार्टनरशिप कैन नॉट एक्सीड 50। तो जब हम पार्टनरशिप एक्ट के साथ ये नंबर ऑफ मैक्सिमम पार्टनर पढ़ रहे हैं, जो कि एक्ट में नहीं लिखा हुआ है, ये चीज आई किसी दूसरे एक्ट से, तो इसे बोला जाता है लॉ, कि हम लॉ पढ़ रहे हैं, स्टैट्यूट पढ़ रहे हैं। अगर कोई एक्ट में जो बात लिखी हुई है पार्टनरशिप एक्ट में, खाली हम उससे ही पढ़ते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एक्ट। लेकिन उस एक्ट को समझने के लिए खाली एक्ट ही कंप्लीट नहीं होता है, उसमें हमें साथ के साथ जो नोटिफिकेशन आते रहते हैं, अब क्योंकि इनकम टैक्स भी आप काफ़ी पढ़ चुके हैं, तो नोटिफिकेशन आते रहते हैं, सर्कुलर आते रहते हैं, केस स्टडीज आती रहती हैं। तो हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग को मजबूत करने के लिए जब उन सब चीज़ों का यूज करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड स्टैट्यूट, या दैट इज कॉल्ड लॉ, कि हम लॉ पढ़ रहे हैं। आप अगर सब्जेक्ट का भी नाम देखें तो कॉर्पोरेट लॉज एंड अदर लॉ, ऐसा नहीं बोला ICAI ने, कंपनीज एक्ट एंड अदर एक्ट। इट मीन्स हमारा जो सब्जेक्ट है, हमें जो ज्ञान होगा, हमें जो नॉलेज आएगी, वो लॉ पढ़ने से आएगी, खाली एक्ट पढ़ने से नहीं आएगी। बार बार मैं क्लास के दौरान आपको बताता रहता हूँ, अलग अलग समय पर जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है, कि एक्ट एक बहुत छोटा सा रूप है, और लॉ या बोले तो स्टैट्यूट एक उसका बहुत बड़ा एंगल है, जिसमें हर चीज को शामिल करना पड़ता है। तो स्टैट्यूट, जैसे मैंने एग्जाम्पल दे दिया आपको कि पार्टनरशिप एक्ट पढ़ते वक्त बहुत सारी चीजें पार्टनरशिप एक्ट में नहीं है। अब जैसे आप अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, अब अकाउंटेंसी पढ़ते हैं तो उसमें पार्टनरशिप एक्ट इज साइलेंट, कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, उसके लॉस को बाकी पार्टनर में कैसे बांटना है। पार्टनरशिप एक्ट इज साइलेंट अबाउट दिस टॉपिक, ऑन दिस टॉपिक, सॉरी, ओके। तो अब ये चीज गार्नर-वर्से-मरे के रूल से आती है, और वो गार्नर-वर्से-मरे का जो रूल है वो भी आपका इंग्लैंड में आया था। तो जब हम अकाउंटेंसी पढ़ते वक्त जब हम गार्नर-वर्से-मरे के रूल को यूज करते हैं, तो ये कहा जा सकता है हम स्टैट्यूट पढ़ रहे हैं, या हम लॉ पढ़ रहे हैं, खाली एक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, हम लॉ पढ़ रहे हैं। तो लॉ में बहुत सारी चीजें आती हैं, उसमें ऑर्डिनेंस भी आ जाता है, उसमें बाय लॉ जो समय समय पर
गवर्नमेंट बनाती है वो भी सब आ जाता है, उसमें आपका नोटिफिकेशन भी आ जाते हैं, उसमें आपके सर्कुलर भी आ जाते हैं, उसमें आपके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की केस स्टडी भी आ जाती है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि क्या क्या उसमें शामिल हो जाता है। तो इंक्लूड, स्टैट्यूट में इंक्लूड क्या होगा, एक ऑर्डिनेंस इंक्लूड होगा। अब सर ये ऑर्डिनेंस क्या है, एक नया वर्ड, इसकी जरूरत नहीं है आपको, जैसे अभी तक मैंने एक्ट और लॉ में भी डिफरेंस नहीं बताया था, जहाँ जरूरत थी मैंने आपको क्लियर कर दिया थोड़ा सा। अब जरा जैसे डिफरेंस होते हैं, सर्कुलर क्या है, नोटिफिकेशन क्या है, तो इनकी आपको डिफरेंस करने की जरूरत नहीं। ऑर्डिनेंस, इसके अलावा बाई लॉज जो होते हैं, बाई लॉज जो होते हैं, इसके अलावा नोटिफिकेशन जो होते हैं, इसके अलावा जो नोटिफिकेशन होते हैं, इसके अलावा जो सर्कुलर होते हैं, इसके अलावा जो केस लॉ होते हैं, ये सब मिला के क्या बनता है आपका, बनता है कि हम एक लॉ पढ़ रहे हैं, हम एक स्टैट्यूट पढ़ रहे हैं। तो दोबारा से समझिएगा इस चीज़ को, देखिएगा। इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, वन इज इंटरप्रिटेशन, सेकंड इज अनदर इज स्टैट्यूट। इंटरप्रिटेशन मीन डिकोडिंग द लॉ और फाइंडिंग आउट द मीनिंग ऑफ द रूल्स ऑफ लॉ, या फाइंडिंग आउट द मीनिंग ऑफ द विल ऑफ लेजिस्लेचर, क्योंकि जो विल लिखी रहती है वो लॉ में लिखी रहती है, स्टैट्यूट में लिखी रहती है, लेकिन उस विल को डिकोड करने एक प्रोसेस है, तो उसे, उस प्रोसेस को कहा जाता है इंटरप्रिटेशन। क्लियर है? स्टैट्यूट और लॉ क्या है जी, रिटन विल ऑफ लेजिस्लेचर है विदाउट कंसीडरिंग फ्रॉम द सोर्स फ्रॉम विच दे एमनेट, यानी कि जब हम स्टैट्यूट पढ़ते हैं तो हम रिटन विल जो है लेजिस्लेचर की वो पढ़ते हैं बिना इस बात की परवाह करते हुए कि वो चीज़ कहाँ से आई है। अलग अलग सोर्सेज से आ सकती है, एक्ट एक पर्टिकुलर सोर्स है और स्टैट्यूट अलग अलग सोर्सेज का एक बंडल है। स्टैट्यूट में शामिल होता है ऑर्डिनेंस, बाई लॉज, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, केस लॉ और मैनी मोर लाइक दिस। तो ये सब चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए हम एक चीज पॉइंट और लिखते हैं, स्टैट्यूट क्या है बेसिकली। स्टैट्यूट मेकिंग इज, यानी कि स्टैट्यूट बनाने का जो है, स्टैट्यूट मेकिंग इज एन एक्टिविटी स्टैट्यूट मेकिंग जो एक्टिविटी है वो स्टैट्यूट मेकिंग एक्टिविटी जो है ऑफ लेजिस्लेचर, whereas interpretation is an activity whereas interpretation is an activity of judiciary। यानी कि लॉ बनाने की जो पावर है वो कानून बनाने वाले लेजिस्लेचर यानी सांसद हैं, विधायक हैं, इनके पास है, लेकिन इंटरप्रिटेशन की जो एक्टिविटी है वो जुडिशरी के पास है। और जो इंटरप्रिटेशन के रूल हैं वो जुडिशरी के ऊपर बाउंड नहीं है, ये भी आप समझ लीजिए। मैं बताऊंगा जो प्रिंसिपल्स क्या हैं, ध्यान रखा जाता है इंटरप्रिटेशन करते वक्त, लेकिन कोई भी रूल जुडिशरी के ऊपर बाध्य नहीं है कि वो एक विशेष परिस्थिति में एक विशेष रूल ही लगाए। पूरा का पूरा इंटरप्रिटेशन जो प्रोसेस है वो जुडिशरी के विवेक पर निर्भर करता है, उनकी जजमेंट पर निर्भर करता है, क्योंकि काफ़ी सारे रूल्स हैं, उनके सर्कमस्टांसेस भी हैं कि इन सर्कमस्टांसेस में ये लगना चाहिए नॉर्मली, लेकिन एक पर्टिकुलर जज सेम सर्कमस्टांसेस में दूसरा प्रिंसिपल भी अप्लाई कर सकता है। ऐसा नहीं कि दो जजेस की राय सेम होती है। आपने कई बार देखा भी होगा, कोई हाई कोर्ट का डिसीजन आ रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट का आ रहा है, हाई कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट पलट देती है, या बेंच बैठी भी होती है। मैंने टाइम आपने देखा होगा कि 3 जजेस की बेंच बैठी हुई है, 2 जज कुछ कह रहे हैं, 1 जज कुछ कह रहा है, वो ठीक है 3 जजेस की है तो 2 जजों का जो ओपिनियन होगी वो एक डिसीजन बन जाएगा। लेकिन इससे इन एग्जाम्पल से आप ये समझ सकते हैं कि इंटरप्रिटेशन के जो रूल्स है, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन
जो हैं वो बाध्य नहीं करते हैं जुडिशरी को कि वो इस्तेमाल करें और पर्टिकुलर सिचुएशन में पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन का रूल ही इस्तेमाल करें। तो बेसिकली जो प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन है वो एक ब्रिज का काम करता है बिटवीन लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, यानी कि जो गैप है जुडिशरी इंटरप्रेट करती है और लेजिस्लेचर लॉ को बनाते हैं। तो रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन बेसिकली ब्रिज का काम करते हैं। तो इस चीज़ को भी आप लिखिएगा कि बेसिकली ब्रिज का काम करते हैं बिटवीन लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। इंटरप्रिटेशन of act serves as the bridge of understanding between टू, इन दोनों के बीच में वो एक ब्रिज का काम करता है इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्ट। अब हम आते हैं नोट्स पर। नोट्स में देखिएगा आप, ये आपके नोट्स हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इन्हें जिससे आपको देखने में समस्या क्रिएट ना हो। जो लोग खाली वीडियो क्लासेस से भी देख रहे हैं तो उन्हें भी प्रॉब्लम ना हो जिनके पास नोट नहीं है। तो देखिएगा ये आपके सामने आ गए हैं। किसी भी लॉ के या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में तीन पिलर माने जाते हैं। एक पार्लियामेंट जिसे हम लेजिस्लेचर कहते हैं, एक डिपार्टमेंट जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो लॉ को इम्प्लीमेंट कराए, गवर्नमेंट जिसे कहते हैं, और तीसरा होता है जुडिशरी जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो लॉ को इम्प्लीमेंट करके बताए। तो स्टार्टिंग अगर आप देखेंगे तो IUS यानी कि इंटरप्रिटेशन इज बेसिकली द रोल ऑफ द जुडिशरी। इट इज ऑफन सेड पार्लियामेंट इनेक्ट यानी पार्लियामेंट बनाती है, गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट, गवर्नमेंट उसे इम्प्लीमेंट करती है थ्रू डिपार्टमेंट। जैसे अगर इनकम टैक्स को इम्प्लीमेंट करना है तो थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अगर इंडियन पेनल कोड को इम्प्लीमेंट करना है तो थ्रू पुलिस डिपार्टमेंट, और कोर्ट उसे क्या करती है, इंटरप्रिटेट करती है। जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन जो है वो दो पार्टों में डिवाइडेड है, लीगल और डॉक्ट्रिनल। लीगल का मतलब क्या है, एक्चुअल रूल ऑफ लॉ। लीगल का मतलब है एक्चुअल रूल ऑफ लॉ। इससे भी सब डिवाइडेड है दो पार्टों में, ऑथेंटिक और यूजुअल। डॉक्ट्रिनल भी दो पार्टों में डिवाइडेड है, ग्रामेटिकल और लॉजिकल। ये दो पार्ट हैं। इसके अंदर फिर कई सारे पार्ट आपको मिलेंगे, बल्कि इसके अंदर ना कह के हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट एंगल से अगर देखा जाए तो डिफरेंट पार्ट मिलेंगे। इसको मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे आपने फाउंडेशन में टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा, तो ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन जो कॉन्ट्रैक्ट होता है एक्सप्रेस होता है, इम्प्लाइड होता है कि आपने बोलकर किया, लिख के किया तो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हो गया। अगर आपको इस आधार पर देखना है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन की वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, इस आधार पर देखना है तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा एग्जीक्यूटेड या एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। लेकिन जो एग्जीक्यूटरी या एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है उसमें अपने आप में एक फीचर एक्सप्रेस एम्प्लाइड का तो होगा ही ना। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी तो वैलिड, वॉइडेबल, अनएनफोर्सेबल, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह के नाम आने लगते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एंगल तो डिफरेंट टाइप के कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो इसी तरीके से मोटे मोटे तौर पर दो ही टाइप हैं क्लासिफिकेशन के, लेकिन जब हम दूसरे एंगल पर देखेंगे तो दूसरे क्लासिफिकेशन भी आपको मिलेंगे। तो लीगल एक्चुअल रूल ऑफ लॉ, एक्चुअल रूल ऑफ लॉ में दो आते हैं, ऑथेंटिक और यूजुअल। ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है बेसिकली कि जब लॉ मेकर जो लेजिस्लेचर है वही इंटरप्रिटेशन के रूल देते हैं, एक्ट को लिखते वक्त वही आपको हाउ टू इंटरप्रिटेट द एक्ट, हाउ टू इंटरप्रिटेट द लैंग्वेज अगर लॉ मेकर खुद बता रहे हैं तो उसे ऑथेंटिक कहा जाता है। यूजुअल कहा जाता है डिराइव्ड फॉर कस्टम, डिराइव्ड फॉर कस्टम, या तो रीति रिवाजों के हिसाब से। कई बार क्या होता है लॉ में चीज़ नहीं लिखी जाती तो हम ही देखते हैं कि क्या चीज़ प्रचलन में है। और यूजुअल में आपका जो सोर्स आता है वो अदर देन ऑथेंटिक भी आता है, जैसे केस लॉ से, यानी कि कोई हाई कोर्ट का जजमेंट है और हम ये कह देते हैं क्योंकि उस फला फला हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने या इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसा कहा है तो हमारे लिए
वो रूल बन जाता है। हम किसी भी चीज़ को इंटरप्रेट करते वक्त वो फिर कानून के रूप में देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। तो ये है लीगल, यूजुअल, डिराइव फ्रॉम कस्टम और केस लॉ। इसकी अगर डिटेल देखनी हो तो मैं अभी आपको नीचे दिखलाता हूँ कि डिटेल नीचे है इसकी, कि ऑथेंटिक में क्या चीज़ आएगी और यूजुअल में क्या आएगी। आप देखिएगा नीचे जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट है, इसे थोड़ा सा ऊपर करता हूँ मैं, तो पॉइंट नंबर 5 देखिएगा। पॉइंट नंबर 5 में लिख रहा है, क्या लिखा हुआ है, इट इज लीगल व्हेन देयर इज एन एक्चुअल रूल ऑफ लॉ विच बाइंड द जज टू प्लेस ए सर्टेन इंटरप्रिटेशन, और इट इज ऑथेंटिक ड्राइव फ्रॉम लेजिस्लेचर, यानी कि लीगल के भी दो पार्ट हैं, और इट इज यूजुअल इफ इट कम्स फ्रॉम द कस्टम और केस लॉ, यानी कि अगर हम केस लॉ का इस्तेमाल करते हुए कोई चीज इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, मतलब निकाल रहे हैं, हम मीनिंग निकालते वक्त ये अपने माइंड में रखते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था, तो इस वजह से मैं ऐसा कह रहा हूं। इंटरप्रिटेशन क्या है, प्रोसेस है फाइंडिंग आउट द, मतलब डिकोडिंग ऑफ द विलिंग ऑफ द लेजिस्लेचर। अब डिकोडिंग करते वक्त मेरे पास कोई आधार होना चाहिए, और मैं ये कह रहा हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था, क्योंकि कर्नाटक हाई कोर्ट ने ऐसा कहा था, तो इस वजह से मैं ऐसा कह रहा हूं, मीनिंग ऐसा निकाल रहा हूं। तो दिस इज कॉल्ड यूजुअल इंटरप्रिटेशन अंडर द ब्रॉड हेडिंग लीगल, यानी कि लीगल के दो पार्ट हैं, ऑथेंटिक है और यूजुअल है। तो ऑथेंटिक में डायरेक्टली जब वो लेजिस्लेचर से आता है, यूजुअल में जब वो केस लॉ का हम यूज करते हैं, या हम डिराइव फ्रॉम कस्टम करते हैं, क्योंकि एक हिंदू धर्म में मान्यता है, इस वजह से इस लॉ में ये चीज़ ऐसा मानी जाएगी, या मुस्लिम धर्म में ये मान्यता, इसलिए लॉ को इंटरप्रेट करते वक्त ये चीज़ यूज की जाएगी। तो जब हम ये इस तरह से इंटरप्रिटेशन करते हैं तो उसे कहा जाता है यूजुअल इंटरप्रिटेशन। अब जो दूसरी ब्रॉड कैटेगरी है वो है डॉक्ट्रिनल, अंडरस्टैंडिंग ट्रू मीनिंग। इसमें दो चीज़ आते हैं, ग्रामेटिकल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स और लॉजिकल इंटेंशन। ग्रामेटिकल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स के अंदर जो आता है, जब लॉ मेकर्स ग्रामर के डायरेक्ट प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हैं बिना कुछ ये सोचे समझे कि मीनिंग किधर जा रहा है, मतलब कई बार बेहुदा डिसीजन भी आ जाते हैं, और उनका जो जवाब होता है जजेज का, अगर कभी पूछा जाए उनसे कि आपने ऐसा क्यों डिसीजन दिया, तो सिंपली सेइंग कि जी ग्रामर के रूल आप लगा के देख लीजिए, अब इससे तो यही मतलब निकल रहा है। एक पुराना केस स्टडी में नॉर्मली बार बार बताता भाई हूँ, शुरुआत में मोतीलाल नेहरू के समय में एक जजमेंट सुनाया जाता था जिस बंदे को सजाए मौत दी जाती थी, तो बोला जाता है टू बी हैंग्ड। अब इंटेंशन तो साफ है, लॉजिकल तो साफ है कि जज ये इस बंदे को मौत की सजा सुना रहा है, और मौत का मतलब ये जब तक इसकी जो लाइव बॉडी है वो डेड में कन्वर्ट ना हो जाए। लेकिन क्योंकि मुंह से निकल गया टू बी हैंग्ड, अब टू बी हैंग, तो मोतीलाल नेहरू ने इसी का फायदा उठाते हुए जज से कहा कि जी आपने जो आदेश दिया है तो आपके आदेश को पूरा किया जाएगा और मेरे मुवक्किल को लटका के छोड़ दिया जाएगा। अब जज ने उसकी बात को मान लिया, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन। जबकि जज अगर चाहता उस केस में नहीं भी मानता, ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन ना लेता, जज के पास पूरी पावर होती है कि वो इंटरप्रिटेशन के कौन सा सिद्धांत को अप्लाई करे, लेकिन क्योंकि ये विवेक है उसका, जैसा भी जज को उचित लगता है, तो जज ने उस इंटरप्रिटेशन को ले लिया। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज ग्रामेटिकल। जब हम ग्रामर के मीनिंग को यूज करके मीनिंग निकालते हैं तो दिस इज कॉल्ड ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन। लॉजिकल, जब हम कुछ अपना माइंड भी यूज करते हैं, हम रीजनेबल सेंस भी यूज करते हैं कि हम कोई ऐसा आदेश ना दे दें जिससे गलत धारणा लोगों के बीच में चली जाए, एक गलत एग्जाम्पल, एक गलत उदाहरण लोगों के बीच में क्रिएट ना हो जाए। तो जब जज लॉजिकल इंटरप्रिटेशन देता है, मतलब लीगल तो नहीं है वो, क्योंकि लेजिस्लेचर का कोई एग्जाम्पल नहीं है, कोई उसके पीछे केस स्टडी नहीं है, कोई कस्टम नहीं है, तो क्योंकि अगर ये चीज़ होती है तो वो लीगल में आ जाता। डॉक्ट्रिनल में क्या आता है, जब आप ग्रामेटिकल लेते हैं या लॉजिकल लेते हैं। लॉजिकल के अंदर भी आप बहुत सारे सिद्धांत पढ़ेंगे, जब मैं धीरे धीरे करके अगली क्लास में आऊँगा तो बहुत सारे आप डिफरेंट टाइप के नाम पढ़ेंगे, लेकिन ब्रॉडली दो कैटेगरी में इसे डिवाइड किया जाता है। इस डॉक्ट्रिनल को, ग्रामेटिकल को और थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे वैसे तो पॉइंट नंबर 8 में एक्सप्लेन है, लेकिन मैं लिखवाऊंगा भी और थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए। 8th पॉइंट है, इट इज ग्रामेटिकल इफ कोर्ट अप्लाई रूल्स टू फाइंड आउट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स यूज्ड इन ए स्टैट्यूट। लॉजिकल,
इफ इट इज लॉजिकल, इफ कोड गोज बियॉन्ड द वर्ड एंड ट्राई टू डिस्कवर द इंटेंशन ऑफ द स्टैट्यूट। यानी कि ग्रामेटिकल तब होगा अगर कोड फाइंड आउट करते वक्त केवल जो रूल्स होते हैं ग्रामर के उन्हें ही अप्लाई करती है। लॉजिकल होगा जब वो वर्ड के बियॉन्ड जाके काम करती है, कि चाहे ठीक है शब्दों में कुछ भी लिखा हुआ हो, और लेकिन इस चीज का मतलब ये ऐसे नहीं, ऐसे लिया जाएगा। तो मैं इसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा अपनी तरफ से कि डॉक्ट्रिनल में क्या आता है। डॉक्ट्रिनल में दो आते हैं, ग्रामेटिकल आता है और जी आता है आपका लॉजिकल। तो थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा मेरे, तो लिखिएगा मेरे साथ डॉक्ट्रिनल। डॉक्ट्रिनल में दो आते हैं, एक आएगा ग्रामेटिकल और एक आएगा लॉजिकल। एक आएगा लॉजिकल। ग्रामेटिकल क्या है? व्हेन कोड applied, when the court applies only the ordinary rules of speech for finding out the meaning of the words used in the statute। ये है ग्रामेटिकल। और लॉजिकल क्या है उसे भी समझ लेते हैं जी। When the court goes beyond the words and tried to discover the intention of statute in some other way। ये है, आपके सामने इसे कॉपी कर लीजिएगा। तो ग्रामेटिकल व्हेन द कोर्ट अप्लाइज ओनली द ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ स्पीच फॉर फाइंडिंग आउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स यूज्ड इन द स्टैट्यूट। और लॉजिकल क्या है? व्हेन द कोर्ट गोज बियॉन्ड द वर्ड्स एंड ट्राई टू डिस्कवर द इंटेंशन ऑफ द स्टैट्यूट इन सम अदर वे। तो सम अदर वे क्या है? बहुत सारे हैं, वो हम पढ़ेंगे, लेकिन फिर वो हो जाएगा लॉजिकल। अब लॉजिकल के अंदर बहुत सारे नाम आ जाएंगे। तो दोबारा से एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। तो दो तरीके के इंटरप्रिटेशन हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है, लीगल रूल्स ऑफ लॉ और डॉक्ट्रिनल रूल्स ऑफ लॉ। लीगल में दो तरीके के आते हैं, ऑथेंटिक और यूजुअल, और डॉक्ट्रिनल में भी दो तरीके के आते हैं, ग्रामेटिकल और लॉजिकल। लॉजिकल की ब्रांचेज बहुत सारी हैं, अभी हम देखेंगे। तो अब जो एक तरह से जो अभी तक हमने पढ़ा है वो इस पढ़ लेते हैं। ये मैंने पॉइंट नंबर 1 to 11 के रूप में लिखा हुआ है, और जो सारे के सारे नोट्स दिए हैं मैंने वो आपको दिए हैं कि क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में इस चैप्टर के। इस वजह से दिए हैं क्योंकि ये अपने आप में टिपिकल एक्ट है। बहुत सारी बुक्स में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके लिखा हुआ है, उतनी ज़रूरत भी नहीं है, हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। एक ही चीज़ को 10 बार लिखा हुआ है और स्टूडेंट को लगता है कि यार इतना बड़ा रूल है क्या ये, वो कंफ्यूज होकर रह जाता है।
इसलिए मैंने बिल्कुल डायरेक्ट नोट्स आपको दिए हैं कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर ये लिखना है, ये क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर ये लिखना है। उनके अटैम्प्ट का भी जिक्र कर रखा है कि किस किस अटैम्प्ट में वो क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये तो जनरल बात है जो पॉइंट नंबर 1 to 11 में लिखी हुई है। इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट इट मीन्स टू अंडरस्टैंड द विल ऑफ द लेजिस्लेचर, ये मैंने अपनी तरफ से भी लिखवा दी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट यूज द टर्म स्टैट्यूट बट इट एम्प्लाइज द टर्म लॉ। लेकिन जैसे मैंने बताया आपको कि लॉ और स्टैट्यूट को हम इंटरचेंजेबली यूज करेंगे। लॉ इज डिफाइंड सो एट टू इंक्लूड एनी ऑर्डिनेंस, ये लिखवाई दिया, ऑर्डर, बाई लॉ, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन इन केस लॉ। इंटरप्रिटेशन यूजुअली आइदर लीगल और डॉक्ट्रिनल। इट इज लीगल व्हेन देयर इज एन एक्चुअल रूल ऑफ लॉ, और एक्चुअल रूल ऑफ लॉ भी दो तरीके के होते हैं, विच बाइंड द जजेस टू प्लेस ए सर्टेन इंटरप्रिटेशन। इट इज ऑथेंटिक हो सकता है इफ ड्राइव फ्रॉम द लेजिस्लेचर, और यूजुअल हो सकता है अगर कस्टम और केस लॉ से आता है। डॉक्ट्रिनल व्हेन इट्स पर्पस टू डिस्कवर द रियल और ट्रू मीनिंग ऑफ द स्टैट्यूट, तो उसमें भी दो हो सकते हैं, ग्रामेटिकल हो सकता है आपका। इट इफ द लेटर ऑफ द लॉ लिटरल एजिस इज लॉजिकली डिफेक्टिव ऑन अकाउंट ऑफ एम्बिग्यूटी और इनकम्प्लीटनेस द इंटरप्रिटेशन मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द पर्पस, ऑब्जेक्ट एंड स्पिरिट ऑफ द लॉ। रेशुअल एजिस, ये अलग अलग नाम है। लिटरल एजिस, लिटरल एजिस यानी कि जो वर्ड टू वर्ड ग्रामेटिकल, तो ये कह रहे हैं कि अगर जो लॉ का लेटर है, ग्रामर है, वो डिफेक्टिव है क्योंकि उसमें विरोधाभास है, एम्बिग्यूटी है, क्लियर है, इनकम्प्लीटनेस है, तो इंटरप्रिटेशन को रेशुअल एजिस होना चाहिए, यानी कि लॉजिकल होना चाहिए, ऐसा है। लेकिन ये फिर भी विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। इट इज ग्रामेटिकल, यानी कि डॉक्ट्रिनल में दो, इट इज ग्रामेटिकल इफ कोर्ट अप्लाई रूल्स टू फाइंड आउट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स यूज्ड इन द स्टैट्यूट। इट इज लॉजिकल इफ कोर्ट गोज बियॉन्ड द वर्ड्स एंड ट्राई टू डिस्कवर द इंटेंशन ऑफ द स्टैट्यूट। तो ये भी मैंने लिखवा दिया आपको। 10th पॉइंट में क्या लिखा हुआ है जी? 10th पॉइंट ये कहता है, एक केस स्टडी में कहा गया था, लेकिन ये कोई भी केस स्टडी, कोई भी प्रिंसिपल मैं रिपीट कर रहा हूं, वो प्रैक्टिकल लाइफ में जज के ऊपर बाइंड नहीं है। केस स्टडी में कहा गया था, ए जज मस्ट नॉट एल्टर द मटेरियल ऑफ विच इट इज वोवन, यानी कि जज के पास ही पावर नहीं है कि वो मटेरियल यानी कि इंपॉर्टेंट बातें, जो लेटर है, जो स्पिरिट है लॉ की, उसे बदल सके। वोवन यानी कि बुना गया है जैसे, बट इट शुड आयरन आउट द क्रेसेस। लेकिन जो कपड़ों पर जैसे सलवटें पड़ जाती हैं, आप कपड़े को बदल नहीं सकते, कपड़े के धागे को बदल नहीं सकते, मटेरियल चीज़ों को नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ क्रेसेस पड़े हुए हैं यानी कि सलवट पड़ी हुई है तो उसे आयरन तो कर सकते हैं आप। Therefore, the duty of the court is to administer the law as it stands. It is not within the jurisdiction of the court to see whether the law is just or unreasonable. There is a need for interpretation since the English language is not an instrument of mathematical precision. तो जरूरी है इंटरप्रिटेशन की, क्योंकि कोई भी भाषा, ये इंग्लिश की बात है तो इंग्लिश कह दिया, वैसे कोई भी भाषा एक मैथमेटिकल रूल नहीं है कि बहुत सटीकता के साथ, मैथ जो है एक बिल्कुल सर्टिनिटी से बात करती है, लेकिन कोई भी भाषा एक ही वर्ड के डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं, उसमें डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं। तो कोई भी भाषा, यहाँ पे इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो मैथमेटिकल प्रिसीजन नहीं है, यानी कि जो सटीकता के साथ मैथ बात करती है वो इंग्लिश लैंग्वेज बात नहीं करती, इसलिए इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ती है। इंस्ट्रक्शन गिवन बाय राम एंड लक्ष्मण शुड बी फॉलोड, मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन गिवन बाय राम एंड लक्ष्मण शुड बी फॉलोड। अब इस लैंग्वेज में बहुत सारे इंटरप्रिटेशन निकल सकते हैं कि सर अगर राम ने अलग इंस्ट्रक्शन दी, लक्ष्मण ने अलग दी तो क्या करेंगे, हम खाली राम की बात करें या लक्ष्मण की बात करें। अगर सर राम ने दी, लक्ष्मण ने इंस्ट्रक्शन नहीं दी तो क्या करें हम, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि इंस्ट्रक्शन गिवन बाय राम एंड लक्ष्मण शुड बी फॉलोड, यानी कि जब दोनों एक साथ इंस्ट्रक्शन दें तो ही हमें फॉलो करनी है, अगर दोनों ने एक साथ नहीं दी तो हमें फॉलो नहीं करनी क्या, या एक ने कुछ कहा और दूसरे ने उसका विरोध किया इंस्ट्रक्शन देते वक्त तो क्या करना है। तो खाली ये लैंग्वेज से बहुत सारे डाउट निकलते हैं, तो इस वजह से इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ती है। तो आज का जो लेक्चर है हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। उसके बाद दो अलग अलग तरह के रूल और आएंगे, प्राइमरी रूल सेट ऑफ इंटरप्रिटेशन और सेकेंडरी सेट ऑफ इंटरप्रिटेशन। प्राइमरी में 5-6 रूल्स लिखे गए हैं, सेकेंडरी में भी 2-3 रूल्स लिखे गए हैं, लेकिन उस तरीके से आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि प्राइमरी में क्या है, सेकेंडरी में क्या है, ठीक है ना। जो एग्जैक्टली रूल्स हैं वो हमें देखना है, जैसे एग्जैक्टली रूल के ना रीजनेबल इंटरप्रिटेशन है, हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन है, और भी नाम आएंगे आपके, तो हमें एग्जैक्टली रूल्स देखने हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं पढ़ा देता हूँ आपको आज क्लास को ख़त्म करने से पहले, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जनरल क्लोज एक्ट और जो हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट है वो एक जैसा है काफ़ी हद तक, मतलब इंटरप्रिटेशन ख़त्म होगा तो उसके एक आध क्लास में जनरल क्लोज एक्ट भी ख़त्म हो जाएगा। तो
तीन वर्ड है हमारे पास, डॉक्यूमेंट किसे कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं और डीड किसे कहते हैं। वैसे तो मैंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ाते वक्त भी आपको क्लियर किया था कि क्या क्या इनमें डिफरेंस होता है, डॉक्यूमेंट और इंस्ट्रूमेंट में तो डिफरेंस क्रिएट किया ही था मैंने आपको। फिर भी यहाँ पर एग्जैक्टली लॉ मेकर्स ने क्या लिखा हुआ है वो हम देख लेते हैं। जनरल क्लोज एक्ट की बात है। डॉक्यूमेंट क्या कहता है? डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट इज ए पेपर और अदर मेटेरियल थिंग्स गिविंग इंफॉर्मेशन, प्रूफ और एविडेंस ऑफ एनीथिंग। इन जनरल भाषा में डॉक्यूमेंट ये क्या है? डॉक्यूमेंट एक पेपर है या अदर मेटीरियल, पेपर के अलावा कोई और मेटीरियल भी हो सकता है। थिंग्स गिवन इंफॉर्मेशन, एक ऐसा पेपर, एक ऐसा मेटीरियल जिसमें इंफॉर्मेशन हो, सबूत हो या एविडेंस हो किसी भी चीज़ के बारे में। ये जनरल बात हो गई। लेकिन हम बात करें जनरल क्लोज एक्ट की डेफिनेशन की, तो जनरल क्लोज एक्ट में क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट एंड सेक्शन 318 ऑफ द जनरल क्लोज एक्ट स्टेट दैट डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब। अब एक्सप्रेस से तो पता लगता है, जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। एक्सप्रेस का मतलब रिटन की बात करते हैं हम लोग, तो एक्सप्रेस्ड भी हो सकता है, डिस्क्राइब भी हो सकता है। एक्सप्रेस्ड, अब एक्सप्रेस कैसे? अपॉन एनी सब्सटेंस, सब्सटेंस को मैंने हिंदी में भी नाम दे दिया पदार्थ, यानी कि वो पेपर भी हो सकता है, कोई और चीज भी हो सकती है। अपॉन एनी सब्सटेंस, यानी कि आप एक्सप्रेस या डिस्क्राइब किस पर करेंगे? आप ये देखिए, जो जनरल क्लोज एक्ट की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं सीधे पेपर में आ जाएगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट एज पर द जनरल क्लोज एक्ट, तो आपको ये लिखनी पड़ेगी। जो ऊपर के दो लाइनें हैं इन जनरल, डॉक्यूमेंट एक रिटन पेपर होता है, वो अदर देन टेक्निकल डेफिनेशन हुई कि मोटे मोटे तौर से हम वही लेंगे। लेकिन अगर ये डायरेक्ट आगे लिखने के लिए तो पता होना चाहिए, एक एक वर्ड का मतलब बता रहा हूं कि जनरल क्लोज एक्ट के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स कोई भी मैटर है, वो मैटर एक्सप्रेस भी हो सकता है, डिस्क्राइब भी हो सकता है। किस पर? अपॉन एनी सब्सटेंस, सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है। किस तरीके से डिस्क्राइब करोगे? बाय मीन्स ऑफ लेटर लिख सकते हो, फिगर आप शो कर सकते हो, मार्क्स या सिंबल कर सकते हो, और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स, या इनमें से कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो एक से ज्यादा। इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर। तो इन सिंपल वर्ड्स हम डॉक्यूमेंट क्या कहेंगे? तो डॉक्यूमेंट एक पेपर है प्लस एनीथिंग रिटन ऑन इट है। डॉक्यूमेंट एक ऐसा पेपर है जिस पर कुछ लिखा हुआ हो। पेपर की जगह कोई और सब्सटेंस भी हो सकता है, लेकिन जनरली पेपर ही यूज होता है, तो इसलिए ठीक है। वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें होती हैं वो भी डॉक्यूमेंट है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और जो नोट्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, तो ये भी तो एक डॉक्यूमेंट है, जबकि इसमें पेपर का यूज ही नहीं हो रहा। तो लीगल डेफिनेशन को समझना जरूरी है, क्योंकि अगर डेफिनेशन लिखने के लिए आती है तो तभी नंबर मिलेंगे आपको जब आपने उसे वर्ड टू वर्ड उतार रखा होगा। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, ये 4 एसेंशियल एलिमेंट हैं, इसे एक एक करके आप पढ़ लीजिएगा कि मैटर होना चाहिए, रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, सब्सटेंस यानी जिसके ऊपर लिखा हो, और मीन्स किस किस तरीके से लिखा हुआ हो सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट को भी देख लेते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट भी आ गया आपके सामने। इंस्ट्रूमेंट मीन्स ए फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट विच क्रिएट्स और कन्फर्म्स ए राइट और रिकॉर्ड ऑफ द फैक्ट। यानी कि इंस्ट्रूमेंट का मतलब डॉक्यूमेंट प्लस उसका एक लीगल कैरेक्टर भी होना जरूरी है इंस्ट्रूमेंट का, जिससे एक राइट का पता लगता है। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट करते वक्त भी मैंने बताया था। इट इज ए फॉर्मल राइटिंग ऑफ एनी काइंड सच एज एग्रीमेंट, डीड, चार्टर और रिकॉर्ड ड्रॉन अप and executed in a technical form. It also means a formal legal document having legal effect either as creating liability or as affording evidence of it. इंडियन स्टैम्प एक्ट का सेक्शन 214 क्या कहता है, ये भी हम पढ़ लेते हैं। सेक्शन 214 ऑफ द इंडियन स्टैम्प एक्ट states that instrument includes every document by which any right or liability is or purports to be created, transferred, extended, extinguished or रिकॉर्डेड। स्टैम्प एक्ट की डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडियन स्टैम्प एक्ट हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब आप देखिए, जो हमें चैप्टर पढ़ाया जाए इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट, क्यों पढ़ाया जा रहा है? स्टैट्यूट क्यों है? कभी इंडियन स्टैम्प एक्ट को हम यूज करते हैं समझने के लिए, कभी हम जनरल क्लोज एक्ट को यूज करते हैं समझने के लिए, कभी कंपनी एक्ट को भी यूज करेंगे, कभी हम इनकम टैक्स एक्ट का भी एग्जाम्पल ले लेंगे। तो स्टैट्यूट में हर चीज शामिल है। तो इस तरह से कहा जा सकता है इंस्ट्रूमेंट पेपर है प्लस एनीथिंग रिटन ऑन इट, यानी कि इन दोनों को मिला के डॉक्यूमेंट बनेगा, प्लस क्रिएशन ऑफ राइट और लायबिलिटी, इस तीसरी चीज को मिला के बनेगा इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट और डीड में बहुत जरा सा डिफरेंस है, वो भी हम पढ़ लेते हैं। डीड की कोई लीगल डेफिनेशन तो है नहीं, लीगल ग्लोसरी
जो है शब्दकोश डिक्शनरी वो डिफाइन करती है डीड एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग परपोर्टिंग टू इफेक्ट सम लीगल डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन को हम करेक्टर भी यूज कर सकते हैं, कह सकते हैं स्वभाव, यानी कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो उसके स्वभाव को बताता है, लीगल स्वभाव को बताता है, जैसे पार्टनरशिप डीड। तो डीड, पार्टनरशिप डीड अपने आप में एक इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन डीड क्यों कहा? क्योंकि उसका एक करेक्टर बता रहा है कि पार्टनरशिप डीड है, एग्जैक्टली ये बताया जा रहा है आपको पार्टनरशिप डीड है, उसका एक करेक्टर पता लग रहा है, उस इंस्ट्रूमेंट का एक स्वभाव पता लग रहा है, तो ऐसी चीजों को कहा जाता है डीड। तो डीड क्या हो जाएगा? पेपर प्लस एनीथिंग रिटन ऑन इट, ये तो डॉक्यूमेंट बनेगा, प्लस क्रिएशन ऑफ राइट्स और लायबिलिटीज, इसे मिला के आपका इंस्ट्रूमेंट बनेगा, प्लस साइन बाय द पार्टी प्लस अटेस्टेशन बाय द विटनेस, इसे मिला के बनता है आपका डीड। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इन जो मैंने अभी ये 3 डिफरेंस बताए, डॉक्यूमेंट, आपका डीड और इंस्ट्रूमेंट, ये पेपर में भी लिखने के लिए आ जाते हैं। जनरल क्लोज एक्ट में भी हम दोबारा से पढ़ेंगे तो वहाँ इन चीज़ों को छोड़ देंगे। तो ये जरूरी चीज़ें थी, तो मैंने आज की जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है इंटरप्रिटेशन का, उसी के साथ इसे क्लियर कर दिया। बस अब आज का लेक्चर मैं यहीं ख़त्म करता हूँ और इस नोट के साथ ख़त्म करता हूँ कि इस इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट को आप ये ना समझें कि इसे रट के काम चल जाएगा। थोड़ा सा विवेक, थोड़ा सा जजमेंट, सोचने समझने की जो शक्ति है वो लगानी पड़ेगी अगर आपको ये चीज़ें, ये चैप्टर को अच्छी तरह से समझना है। आप समझें कि रट के काम चल जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा, विरोधाभास आएगा, कॉन्ट्रडिक्टरी आएगी, ये मैं पहले ही बता के चल रहा हूँ, कभी कुछ, तो उन्हें समझना है कि देखिए सिद्धांत बने हुए हैं, लेकिन जज के ऊपर है कि किस परिस्थिति में वो सिद्धांत लगाए। मैं उदाहरण फिर वही दे रहा हूँ कि सेम केस में एक जज कोई डिसीजन देता है, दूसरा जज कोई डिसीजन देता है, तो दोनों का अलग अलग विवेक है। आप मेरे से ये प्रश्न नहीं कर सकते कि सर राम जो जज है उसने ऐसा क्यों कहा, जबकि श्याम तो ऐसा नहीं कह रहा। तो देखिए श्याम का विवेक अलग है, राम का विवेक अलग है, जजमेंट अलग है, तो मैं कौन होता हूँ उसे टोकने वाला? उनके पास पावर है, मिलोड है, भगवान माना जाता है किसी भी जुडिशरी मैटर में जज को, कि जो भी जज कह देगा, भगवान इसलिए माना जाता है उसे कि जो भी वो कह देगा, उसके हाथ में आपकी ज़िंदगी है, उसके हाथ में आपका मैटर है, उसे आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। पूरे के पूरे तौर से आप उसके विवेक के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो आज का लेक्चर मैं यहीं ख़त्म करता हूँ इसे, और ये जो नोट्स हैं ये आपको नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पे भी मैं भेज दूंगा आपको जो ग्रुप बने हुए हैं। इसके अलावा जो ऐप है उस पर भी ये डलवा दिए जाएंगे, तो सारा वहाँ से आप कॉपी कर लीजिएगा इसे। इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो अपने आप में बहुत सिंपल मैं इसे कर दूंगा इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट चैप्टर को। अदरवाइज बहुत टेक्निकल है ये चैप्टर, तो कन्फ्यूजन से हमें बचना है, ईजी वे में हमें पढ़ना है। तो जो मेरा वे रहेगा वो बहुत ईजी रहेगा, जिससे मैक्सिमम आपको समझ में आ जाए। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।